हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट में होने वाले एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि हर साल लगभग पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर समय हर रोज़ जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर रोज़ हम आपके लिए ऐसे 2 वीडियो डालते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे छूटे ना और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलियां हैं? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी दालें। दालें एक ऐसी फसल है जो कि फलियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश जो भारत में दालों के उत्पादन में सबसे आगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन? किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? क्यों उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है या उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरहर दाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन? अरहर दाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कैजनस कैजन। कैजनस कैजन अरहर दाल का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंग पाइस नामक डिश भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? क्या है क्वेश्चन? मूंग पाइस जो कि मूंग से बनता है, भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। केरल में मूंग पाइस नामक डिश बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में मूंग की आइसक्रीम बनाई जाती है? क्या है क्वेश्चन? किस देश में मूंग की आइसक्रीम बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हांगकांग। हांगकांग में मूंग की आइसक्रीम बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1966-67 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब में पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किन उत्पादों से है? क्या है क्वेश्चन? लाल क्रांति का संबंध किन उत्पादों से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टमाटर और मांस। टमाटर और मांस का उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? काली क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों,
स्वर्ण रेशा क्रांति यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जूट। जूट से संबंधित है स्वर्ण रेशा क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडा। अंडा से रजत क्रांति का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? क्या रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कपास। कपास से रजत रेशा क्रांति का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन था हमारा रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति जिसका संबंध हमारा था कपास से। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों? हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडा से। चलिए बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय क्रांति यानी सनराइज रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का संबंध सूर्योदय क्रांति से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, गंगा क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? गंगा क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रष्टाचार उन्मूलन। भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंध है गंगा क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? मूक क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोटे अनाजों से। मोटे अनाजों से संबंधित है मूक क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन यानी खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? खाकी क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर बी यानी चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन से संबंध है खाकी क्रांति का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सैफ्रॉन क्रांति यानी सैफ्रॉन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? सैफ्रॉन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा केसर उत्पादन। सैफ्रॉन यानी केसर, हिंदी में उसको केसर कहते हैं, अंग्रेजी में सैफ्रॉन कहते हैं, इसलिए सैफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जायद ऋतु की फसल होगी? कौन सी फसल निम्नलिखित में से जो जायद ऋतु की फसल होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कद्दू। कद्दू एक ऐसी फसल है जो जायद ऋतु की फसल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? क्या है क्वेश्चन? रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूं की फसल भी आती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है? क्या है क्वेश्चन? रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मार्च अप्रैल। रबी की फसल बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में तथा काटी जाती हैं मार्च अप्रैल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जायद की फसल किस ऋतु की फसल कहलाती है? क्या है क्वेश्चन? जायद की फसल किस ऋतु की फसल कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की फसल को जायद की फसल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल किस ऋतु की फसल कहलाती है? क्या है क्वेश्चन? खरीफ की फसल किस ऋतु की फसल कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब मानसून ऋतु में जो भी फसल लगाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे में धान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
जायद की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए? जायद की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम वर्षा उच्च तापमान, जो कि ग्रीष्म ऋतु में हमको मिलती हैं। कम वर्षा उच्च तापमान जायद की फसल के लिए बहुत ही सटीक जलवायु होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? खरीफ की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है, जो कि बरसात ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठीक ठाक तापमान और वर्षा, साथ में वर्षा भी चाहिए, जो कि हमको बरसात ऋतु में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास का जन्मस्थली कौन सा देश है? मतलब कपास का जन्मस्थली कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत। भारत कपास का जन्मस्थली देश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रोज़ ला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही चैनल पर मिल जाएं और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? क्या है क्वेश्चन? 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? क्या है क्वेश्चन? काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसॉल्ट युक्त चट्टानों के विखंडन से। बेसॉल्ट युक्त चट्टान जब विखंडन होता है तब काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें कपास बहुत अच्छी तरह से उगती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? क्या है क्वेश्चन? कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारीपुत्र। सारीपुत्र कालिदास द्वारा रचित नहीं है। बाकी ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंश, ये सब कालिदास द्वारा रचित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित दो महाकाव्य कौन से हैं? क्या है क्वेश्चन? कालिदास द्वारा रचित दो महाकाव्य कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रघुवंशम और कुमारवंशम, कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित दो महाकाव्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? क्या है क्वेश्चन? रामायण के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? क्या है क्वेश्चन? रामायण मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत। संस्कृत में रामायण मूल रूप से लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? बीजक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कबीर दास से संबंध है बीजक का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली किसकी रचनाएं हैं? क्या है क्वेश्चन? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस किसकी रचनाएं हैं? कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं? कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी सुधार को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? क्या है? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री थे तथा पीवी नरसिम्हा राव भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों के समय के प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? क्या है क्वेश्चन? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों यानी पीवी नरसिम्हा राव तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को कौन सा सम्मान दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को कौन सा सम्मान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत रत्न। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भारत रत्न का अवार्ड 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जब हरित क्रांति आई थी उसका जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी चाणक्य को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व ये है कि उसी साल राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1912 से पहले भारत का राजधानी कोलकाता हुआ करता था, जो कि 1912 में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार कैसा होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। केवल टाई रहने पर ही मत देने का अधिकार है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। जब मत एकदम बराबर हो तभी टाई होने पर ही उनको अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? क्या है क्वेश्चन? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के सदस्य आपस में ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहें और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी ना हो तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हर रोज़ मिल जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध भारत के किस राज्य से था? यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के किस राज्य से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। बिहार से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली किस देश से ली गई है? अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस से अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी चेयरमैन भी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सचिव कौन थे? क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के सचिव कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एच.बी.आर. अयंगर भारत संविधान सभा के सचिव थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है? भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस शैली में लिखा गया है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान किस शैली में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इटैलिक शैली में भारतीय संविधान को लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है भारतीय संविधान को चित्रकारी या सजाने का काम किसने किया था? भारतीय संविधान को चित्रकारी या सजाने का काम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ये दोनों ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा को चित्रकारी या सजाने का काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सुलेख कौन था? क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा में सुलेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल एन मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के सुलेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा को हिंदी में किसने लिखा है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा को हिंदी में किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बसंत कृष्ण वैद ने भारतीय संविधान सभा को हिंदी में परिवर्तित किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोरारजी देसाई की सरकार किस वर्ष आई थी? क्या है क्वेश्चन? मोरारजी देसाई की सरकार किस वर्ष आई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही रोक दिया गया था? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही रोक दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही रोक दिया गया था। किसके? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोकने के बाद कौन सी योजना लाई गई थी?
मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोकने के बाद कौन सी योजना लाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 68वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी रोलिंग प्लान अनवरत योजना मोरारजी देसाई द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना रोकने के बाद लाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पंचवर्षीय योजना बंद करके बाद रोलिंग प्लान लाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुन्नार मेडेल ने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नगर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी? क्या है क्वेश्चन? किस नगर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? क्या है क्वेश्चन? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तथा अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या है क्वेश्चन? तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इन सभी क्वेश्चन से हमको ये जानकारी मिलती है कि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इस प्रकार आप इन सब क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कौन सी बात समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में कौन सी बात समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन दोनों में समान बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मुख्य दार्शनिक अंतर क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मुख्य दार्शनिक अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था जबकि बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था तथा बौद्ध धर्म नहीं। यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मुख्य दार्शनिक अंतर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर या राज्य कौन सा था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला प्रमुख वंश कौन सा था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला प्रमुख वंश कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रमुख वंश था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होने वाला है लीन यानी तुर्की में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा का जन्म कहाँ हुआ था?
दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा या पेपर करेंसी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन में। चीन में दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। कहाँ? चीन में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों भारत में पहली बार पेपर करेंसी किस एक्ट के तहत छापी गई थी? भारत में पहली बार पेपर करेंसी जब छापी गई थी तो उस किस एक्ट के तहत छापी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1861 का पेपर करेंसी एक्ट। 1861 का पेपर करेंसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार पेपर करेंसी छापी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुषाणों ने। कुषाणों ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल। गुप्त काल में भारत के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शीशे के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन था? कौन सा वंश था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इस तरह हमारा आज का ये क्वेश्चंस का सीरीज खत्म होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा हर रोज़ मिलते रहें और आप अपने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बढ़िया से अंक ला सकें तथा आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।